राजस्थान के इतिहास के कुछ पन्नों को हम आज पलटेंगे और ये समय होगा 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। इसी दौर में भारत में क्या हुआ था ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अंग्रेज, मुगल और मराठा इनके त्रिकोण के बीच में भारत घूमता रहा और आखिर में 1818 तक आते आते अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। उन सारी घटनाओं को हमने उस दिन एक क्लास में पढ़ा था कि 1700 के प्रारंभ से लेकर बीच में अंग्रेजों का मुगलों के साथ, अवध के नवाब के साथ, बंगाल के नवाब के साथ कैसे टकराव हुआ, फिर दक्षिण में उनका मैसूर के साथ कैसे टकराव हुआ और आखिर में उनका मराठों के साथ कैसे टकराव हुआ। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उसी पीरियड में, उसी काल में राजस्थान को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें राजस्थान से संबंधित सवाल खूब पूछे जाते हैं। इतिहास कहने को बड़ा सरल सा सब्जेक्ट लगता है, कहानियाँ जैसी लगती हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत पिन पॉइंट तैयारी होनी पड़ती है और अक्सर गलती यहीं पर होती है कि जो हमको बहुत आसान सब्जेक्ट लगता है उसमें गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज हम लोग एक अलग ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1700 से 1800 के बीच में पूरे राजस्थान को हम एक साथ लेंगे, एक साथ। वरना क्या करते हैं, हम अलग अलग टुकड़ों में पढ़ते हैं। जोधपुर में कोई घटना पढ़ते हैं, फिर जयपुर में पढ़ते हैं, ऐसे अलग अलग वंशों का इतिहास, उन घटनाओं को पढ़ते हैं। यहाँ हम पूरे राजस्थान को समग्रता से पढ़ेंगे, 1700 से लेके 1800 तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या हुआ। और ऐसे जब आपको पढ़ना आ जाता है, कंपैरेटिवली आपको पढ़ना आ जाता है, तो एग्जाम में जब वो सीक्वेंस पूछते हैं कि ये इन घटनाएं राजस्थान की ये हैं, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई, उनका क्रम तय करिए। तो जब आपने समग्रता से पढ़ा तो आप इस सवाल को सही कर सकते हैं। कभी कभी ये बहुत आसान सवाल हो सकता है, कभी कभी बहुत टफ सवाल हो सकता है, और मैं सभी एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली घटना। तो वो इतिहास की घटनाओं में हम शामिल ये भी कर रहे हैं कि उस समय में संस्कृति में क्या क्या बदलाव हुए, हमारी कला में क्या क्या बदलाव हुए, उनको भी हम यहाँ साथ में शामिल कर रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे पहली घटना 1707 में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह पे, 1707 में प्रतापगढ़ में थेवा कला का शुभारंभ हुआ। प्रतापगढ़ रियासत जो है दक्षिण राजस्थान की, उसमें थेवा कला होती है कांच और सोने को जब साथ में मिला देते हैं, एक स्टाइल है। उस पर हम जब आर्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो नाथूलाल सोनी यहाँ के थे, उन्होंने इस कला को शुरू किया था कि उन्होंने कैसे सोने के पीछे कांच लगा के उस सोने की खूबसूरती को बढ़ाया जाए, उसका नाम था थेवा कला। वो शुरू किया था प्रतापगढ़ में 1707 में। और बाद में आगे जाके जब प्रतापगढ़ के शासक बने सामंत सिंह, तो उन्होंने उनको काफ़ी प्रश्रय दिया था और उस कला को आगे बढ़ाया था और इन लोगों को जागीर भी दे दी थी कि आप अगर ये कला करते हैं तो हम आपके संरक्षण के लिए आपको जागीर भी देते हैं, और इनको राज सोनी कहा जाने लगा। 1707 में यहाँ से कहानी शुरू हुई। फिर 1707 में दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब के बाद में आजम और मुअज्जम के बीच में जो टक्कर चली, उसमें जयपुर और जोधपुर के शासकों ने आजम का साथ दिया था, लेकिन शासक बना मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो ऐसे में जब मुअज्जम शासक बने बहादुर शाह के नाम से, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि जयपुर और जोधपुर के शासकों को अपदस्थ कर दिया। जयपुर के जयसिंह को और जोधपुर के अजीत सिंह को अपदस्थ कर दिया, और जयपुर का तो नाम भी उन्होंने मोमिनाबाद रख दिया। यह घटना 1707 की। अब जब ये दोनों शासक अपदस्थ हो गए तो इनके पास कोई चारा नहीं था, इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे कि वापस शासन कैसे हासिल किया जाए। तो ये गए उदयपुर में, और उदयपुर में इस समय के शासक थे, उनका नाम था अमर सिंह सेकंड। पहले अमर सिंह तो वो थे जो राणा प्रताप के बेटे थे, ये दूसरे अमर सिंह थे इनका शासक। और ये क्या उस औरंगजेब के उत्तराधिकार के संघर्ष में
मुअज्जम के साथ रहे थे, यानी विनिंग पार्टी के साथ थे, तो इनकी वहाँ ठीक चलती थी। ये लोगों ने आके इनको रिक्वेस्ट किया कि हम आपस में अब समझौता कर लेते हैं, तीनों रियासतें, और आइंदा साथ रहेंगे, आप हमारा साथ दो। तो 1708 में राजस्थान में ये एक जगह है उदयपुर के पास में, यहाँ उसका नाम है देबारी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1708 में देबारी समझौता हुआ। और इस देबारी समझौते में, देबारी जहाँ आजकल वो जिंक की खाने हैं और प्लांट लगा हुआ है, जिंक स्मेल्टिंग का प्लांट लगा हुआ है, वो देबारी, वहाँ पर इन तीनों शासकों के बीच में अजीत सिंह, जय सिंह और अमर सिंह, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग अब मिलकर रहेंगे और मुगलों से संघर्ष करेंगे। कहा तो इन्होंने ऐसा था, लेकिन बाद में जब इनको अपने अपने शासन मिल गए तो उन्होंने फिर मुगलों से अपने संबंध स्थापित कर लिए। 1708 की ये घटना है। 1713 में ये जगह है बूंदी। यहां पर 1713 में डिस्प्यूट चला, वही उत्तराधिकार का डिस्प्यूट चला, और वहां पर एक शासक हुए बुद्ध सिंह। तो उनको शासन में लाने के लिए बार बार प्रयास करने पड़े और 4 बार उनको कभी हटाया गया, कभी लगाया गया। तो फर्रुख शेर जब दिल्ली के शासक बने आगे जाके, अभी तो अहमद शाह फर्स्ट थे, अहमद शाह के बाद में बहादुर शाह प्रथम थे, उसके बाद में फर्रुख शेर जब आगे शासक बने, तो फर्रुख शेर ने नाराज होकर ये बूंदी का शासन छीन लिया इन लोगों से, और बूंदी के शासन का नाम रख दिया फर्रुखाबाद, कि तुम सब ऐसे ही लड़ते रहोगे, हमारे को संभला दो बूंदी सीधी। ये 1713 की घटना थी। हालांकि बाद में वापस बूंदी वालों को बूंदी का शासन मिल गया, लेकिन कुछ समय के लिए इसका नाम फर्रुखाबाद रहा। 1715 में, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो केवल राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हमारा सांस्कृतिक इतिहास, हमारा कलात्मक इतिहास, हमारा आर्थिक इतिहास भी साथ में पढ़ेंगे। वो ठीक रहता है, उससे क्या इतिहास को समग्रता में हम समझ सकते हैं। 1715 में, 1713 के बाद 1715 में यहाँ एक जगह है साबला, डूंगरपुर में एक जगह का नाम है साबला। इस साबला में एक संत का जन्म हुआ, उनका नाम था मावजी। और ये मावजी कृष्ण भक्त थे। आगे चल के इनकी खूब सारी उपलब्धियां रही, जिसमें लसाड़िया का आंदोलन बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इन्होंने भीलों में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के लिए बहुत काम किया। और वहाँ मेला जब बढ़ता है बेणेश्वर का, वो साबला के बिल्कुल पास में ही है, वो जो मेला बढ़ता है तो उसमें इनकी लिखी हुई भविष्यवाणियों को आज भी पढ़ाया जाता है। इनका ग्रंथ है चोपड़ा, जिसमें लिखा था आगे जाके क्या क्या होगा। तो बेणेश्वर का जो मेला बढ़ता माघ पूर्णिमा को, उस मेले में आज भी मावजी का चोपड़ा सुनाया जाता है कि अगले साल क्या होने वाला है, और भारी भीड़ उसमें पड़ती है। तो ये जो मावजी है, इनका जन्म हो गया है, यानी 1700 की शुरुआत में राजस्थान के सांस्कृतिक जगत में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये बात बता दूं, थोड़ी गहराई से आप इसको समझिएगा, कि जब भी राजनीतिक बदलाव होते हैं, अस्थिरता आती है, तो सांस्कृतिक बदलाव भी साथ साथ में होते हैं, और लोगों का धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। हर वक्त पूरे जितने भी धार्मिक आंदोलन, उन सबको आप देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि उन सारे आंदोलनों के पीछे राजनीतिक अस्थिरता थी। तो यहां पर भी 3 जगह पे, एक साथ 3 जगह पे ऐसे ऐसे आंदोलन चलेंगे। एक आंदोलन चल रहा है यहां पे, एक आंदोलन रेण से शुरू होके और भीलवाड़ा तक चल रहा है, जिसको हम कहते हैं रामस्नेही संप्रदाय। तो यहां रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना हो जाती है, रेण में स्थापना होती है, फिर इनकी 4 धाम बन जाती है, ये शाहपुरा की धाम को मिला के। तो ये रामस्नेही आंदोलन, यहां पे इनका आंदोलन, और अलवर साइड में चरणदास संप्रदाय का आंदोलन। ये 3 संप्रदाय एक साथ यहां पर शुरू होते हैं, क्योंकि इस समय वाकई में स्थिति ऐसी होती है कि राजस्थान का पता ही नहीं किसके पास है राजस्थान। कभी लगता है मुगलों के पास है, कभी लगता है मराठों के पास है। तो इस कंफ्यूजन में स्थिति ऐसी खराब रहती है कि लोगों का धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। और ऐसे में ये जो मावजी हैं यहाँ पे हुए डूंगरपुर में, इन्होंने बहुत गजब का आंदोलन चलाया, और इनको लोगों ने कलयुग का अवतार भी बोला, कल्कि का अवतार बोला है, कि जो 10वें अवतार हैं भगवान विष्णु के, इनको माना गया ये उन्हीं के अवतार हैं, कल्कि के, ऐसा माना गया। 1718 में एक बहुत बड़ा नाम रहा राजस्थान के इतिहास में, उनकी डेथ हो गई अचानक। उनका नाम था दुर्गादास, राव दुर्गादास का निधन हो गया 1718 में। यही दुर्गादास थे जिन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनवाया, औरंगजेब से खूब लंबा संघर्ष किया जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में। उन्हीं दुर्गादास को अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद देश निकाला दे दिया।
क्या कहानी रही होगी मुझे नहीं पता, देश निकाला दे दिया और वो चले गए यहाँ से छोड़ के। मेवाड़ होते हुए, मेवाड़ में उनका मान सम्मान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मैं अब राजस्थान में रहूंगा नहीं, और ये चले गए उज्जैन, और उज्जैन में इनकी 1718 में डेथ हो गई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कहते हैं कि इनको काली अमावस की रात को काले कपड़े पहना के काले घोड़े पे इस तरह से इनका वनवास हुआ था। दुर्गादास की मौत हो गई 1718 में। 1724 में, अब देखिए कुदरत क्या कमाल करती है। 1724 में उन्हीं अजीत सिंह का उनके बेटे ने कत्ल कर दिया, जिन्होंने दुर्गादास को देश निकाला दिया। उन्हीं के बेटे बख्त सिंह ने, उनको पितृहंता शासक भी कहते हैं, बख्त सिंह ने उनका कत्ल कर दिया। 1724 में अजीत सिंह की हत्या हो गई। किनके द्वारा? उनके बेटे के द्वारा। तो बेटों में द्वारा हत्या होने वाली घटनाएं राजस्थान में अलग से देखी जाती है। जैसे कुंभा की हत्या, कुंभा की हत्या 1468 में कुंभा के बेटे उदय सिंह ने कर दी। तो यहां पर अजीत सिंह की हत्या अजीत सिंह के खुद के ही बेटे बख्त सिंह ने कर दी 1724 में। तो ये बड़ी अजीब सी घटना है। अजीत सिंह का आप देखिए पूरा जीवन ही, जब पैदा हुए जब भी विवाद में रहे, औरंगजेब ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि नहीं ये उनके उत्तराधिकारी नहीं है जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह का बड़ा नाम था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी उन्होंने माना नहीं। और 1658 में जब इनका 1678 में जब जसवंत सिंह की डेथ हुई तो उन्होंने नहीं इनको स्वीकार किया अजीत सिंह को। दुर्गादास ने खूब संघर्ष करके यहाँ पर इनको स्थापित किया जोधपुर में। उन्हीं दुर्गादास को इन्होंने देश निकाला दे दिया। और यहाँ एक और करेक्टर था, गोराधाई। गोराधाई जो थी वो भी, उन्होंने भी इनको बचाया अजीत सिंह को। गोराधाई का जरूर बाद में उनकी डेथ हुई तो सम्मानपूर्वक उनको उनकी छतरी वतरी बनाई गई। वो जोधपुर में आप देखेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे ना तो रास्ते में आती है गोराधाई की छतरी। तो कई बार छतरी हम आपसे पूछ लेते हैं गोराधाई की छतरी कहाँ, तो वो जोधपुर में है, रेलवे स्टेशन वाले रास्ते में। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जोधपुर में है। जैसे पन्नाधाई की है तो ऐसे इनकी गोराधाई की है। 1724 की ये घटना आपको ध्यान में होनी चाहिए। 1726 में अब चलते हैं जयपुर की तरफ। अब जयपुर में इस समय शासन है जयसिंह का। जैसे मैंने कहा ना, वो उधेड़बुन होते होते 1708 में वापस उनको शासन मिल गया, और जयपुर इनका शासन रहा 1700 से लेके 1743, लगभग 50 साल कह सकते हैं आप। 50 साल तक जयपुर पे सवाई जयसिंह का शासन रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले उनका शासन था, फिर उनको शासन से बेदखल कर दिया गया। 1708 में उनको वापस शासन मिला। उसके बाद उनका दिल्ली से कोई ज़्यादा कनेक्शन ठीक ठाक रहा नहीं। फर्रुखशियर तक उनका कनेक्शन ठीक नहीं रहा। फर्रुखशियर के बाद में जब मोहम्मद शाह शासक बने, और मोहम्मद शाह रहे यहाँ पे बहुत लंबे समय तक दिल्ली में, 1719 से 1748 तक, तो वो जो समय था वो जयसिंह के लिए वरदान बन गया। और जयसिंह जी ने उनसे अपने संबंधों के कारण से खूब सारी पावर अख्तियार कर ली, और जयपुर में अपना शासन शानदार उन्होंने जमाया, खूब लंबा चौड़ा। आज हम जयपुर जो देख रहे हैं सारा उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने काफ़ी लंबा उन्होंने इसके बारे में सोचा था। तो 1726 में इन्होंने कई काम शुरू कर दिए। सबसे पहले इन्होंने जयगढ़ का निर्माण करवाया। जयपुर में जयगढ़ का निर्माण उन्होंने करवाया। पहले से आमेर था। अब आप इसको नक्शे को मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं, ये सब हटा देता हूं। आप जयपुर में जानते हैं आमेर है जो पुराना था, उसके बाद जयपुर बना नया। तो ये आमेर है, यहां से आएंगे तो नाहरगढ़ आएगा, और यहां से आएंगे तो जयगढ़ आएगा। ये 3 लाइन से देखिए आप। आमेर से जयपुर लगभग 11 किलोमीटर है। जयसिंह ने सोचा था कि आमेर जो है वो जगह नीची है, उधर साइड में पड़ती है, कोई भी आदमी आकर उस पर अटैक कर देता है, तो थोड़ा इससे इधर व्यवस्थित एक शहर बनाते हैं। और इन दिनों जयसिंह को मुगलों ने सूबेदार भी बना दिया था। जैसे मैंने आपको कहा कि मोहम्मद शाह के समय इनकी खूब चलने लग गई थी, तो मोहम्मद शाह के क्लोज होने के कारण से उनको खूब फायदा मिला, और ये मालवा के सूबेदार बन गए यहाँ के। और सूबेदार है नहीं उस समय के राज्यपाल, जैसे अभी राज्यपाल भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जैसे बन गए मालवा के सूबेदार, और जोधपुर के अभय सिंह थे वो बन गए गुजरात के सूबेदार। तो इन सूबेदारों के पास काफ़ी ताकत थी, खूब धन मिला इनको। वो धन मिला तो इन्होंने यहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला काम इन्होंने किया कि किला बनाया जाए शानदार सा। तो इन्होंने किला बनाया 1726 में। इनके साथ एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट उनका नाम विद्याधर भट्टाचार्य। जैसे कुंभा के पास मंडन थे, तो ऐसे इनके पास में आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था
विद्याधर भट्टाचार्य। तो आगे अब जब हम पढ़ेंगे जयपुर का, तो जयपुर, जयगढ़, ये सारे निर्माण कार्यों में उन्हीं का दिमाग काम करता था। 1726 में यह घटना घटी। 1727 में जयपुर नगर का नींव का पत्थर रखा गया, ये ध्यान रखिएगा आप। 1727 में 18 नवंबर को जयपुर नगर का पत्थर रखा गया नींव का। अब जयपुर को क्योंकि 2019 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो लगभग संभावना रहती है परीक्षाओं में कि इस पर कोई सवाल पूछा जाए। पहले से जो हमारी धरोहरें हैं उनके बाद में नया ऐड हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी रहती है जिज्ञासा कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ। यानी 1727 में जयपुर का निर्माण शुरू हुआ है, फिर इसको 4-5 साल लगे, पूरा होने में 4-5 साल लगे। और इसके पूरे जो डिज़ाइन, यानी पूरा डिज़ाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट, उनका नाम जैसे अभी मैंने आपको बताया विद्याधर भट्टाचार्य था। तो ये 1727 की बड़ी घटना। और मैंने आपको बताया इसमें बहुत बड़ा रोल मोहम्मद शाह का रहा है। मोहम्मद शाह का दिल्ली का बादशाह बन जाना जयसिंह के लिए वरदान बन गया। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी खगोल विज्ञान पर, जयसिंह जी ने, उसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। जिज मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाह को डेडिकेट करके उनके नाम से किताब लिखी, खगोल विज्ञान की किताब थी। और इनको बड़ा इंटरेस्ट भी था, तो इन्होंने फिर 5 जंतर मंतर बनवाए, वो भी आगे सीक्वेंस में आएंगे। 1727। इधर 1730 में जोधपुर में एक घटना घटती है। मैंने आपको बताया था कि अभय सिंह गुजरात के राज्यपाल थे, सूबेदार थे दिल्ली की तरफ से। वहाँ गए तो उनको खूब सारा पैसा वैसा मिल गया। उनको लगा कि हमको भी खूब सारे महल वगैरह बनाना चाहिए। और वो जब महल बनाने को निकले तो लकड़ी की खूब सारी ज़रूरत थी। उस समय चूना कूट के और उसको गर्म करके ऐसे सीमेंट की जगह उसको काम में लेते थे, तो उसके लिए खूब सारी लकड़ी की ज़रूरत थी। तो उनके प्रधानमंत्री और सेनापति, उन लोगों ने सोचा कि यार पास में खिजड़ी नाम की एक जगह है, खिजड़ी जगह है जहाँ पर खूब सारी खिजड़ियाँ हैं, तो क्यों नहीं वहाँ से काट लें। उनको लगा कि वहाँ, और कारण ये था कि वहाँ बिश्नोई खूब थे, तो बिश्नोइयों के कारण से वहाँ कोई पेड़ों को काटता ही नहीं था, तो खूब पेड़ हो गए वहाँ पे। इन्होंने कोशिश की कि वहाँ से लेकर आएँ पेड़, लेकिन जब ये काटने गए 1730 में, तो अमृता देवी बिश्नोई ने सबसे पहले प्रतिरोध किया कि मैं यहाँ से खिजड़ी आपको काटने नहीं दूंगी। और इनका जो प्रधानमंत्री था गिरधर भंडारी, उन्हें फिर वो आपस में अड़ाड़ी हो गई, अटक गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो फिर एक पेड़ के पीछे आपको एक सिर देना पड़ेगा। और अमृता देवी ने राजी राजी अपना सिर आगे कर दिया कि मेरा सिर काट लो। इनको भी लगा आप करें क्या, और बात वो तनातनी की हो ही गई थी, तो सिर काट दिया। उसके बाद में अमृता देवी की 3 बेटियां आ गई, आंसू, भागू और रत्नी, वो आ गई, उन्होंने अपना सिर कटवा लिया। फिर वो एक माहौल बन गया वहाँ पर कि बचाना ही है किसी हालत में, और 363 लोगों ने वहाँ पर बलिदान दे दिया। 1730 की ये अद्भुत घटना, पूरे विश्व में ऐसी कोई घटना कभी घटी नहीं कि पेड़ों के लिए किसी ने बलिदान दिया। तो ये जो घटना है वो घटी 1730 में। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि वृक्षों का बलिदान, वृक्षों के लिए बलिदान राजस्थान में किस जगह हुआ, यहाँ हुआ। ये जो खेजड़ली स्थान है वो कहाँ पर है, वो जोधपुर में है। ये घटना कब घटी, ये घटना 1730 में घटी। तब जोधपुर के शासक कौन थे, अभय सिंह थे। हालांकि बाद में जब अभय सिंह को मालूम चला कि इतने लोगों ने वहाँ पर अपना बलिदान दे दिया, तो उन्होंने जारी कर दिया ऑर्डर कि आइंदा से हमारे कोई भी आदमी इधर जाएंगे नहीं, और इस स्थान का संरक्षण करने में हम इनको सहयोग करेंगे। 1730 में ही एक घटना घटी इधर, यहाँ झुंझुनू में। ये जो वर्तमान झुंझुनू है, इसको बसाया गया इस समय। पहले क्या था, इस झुंझुनू और ये पूरा एरिया सीकर झुंझुनू, इसमें कायम खानियों का शासन था, कायम खानियों का शासन था। और ये कायम खानी पहले चौहान थे इससे पहले, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय ऐसा चलन चला कि राजस्थान के कई जो पुराने शासक थे उनको फिरोज शाह तुगलक ने एक ऑफर दिया कि अगर आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं तो आपको पहले की तरह वापस शासक बनाया जा सकता है। तो उस समय कई लोग बने। यहाँ भटनेर के भाटी थे, ये मुसलमान बन गए। ये चौहान थे, करमचंद चौहान सबसे पहले वो कायम खां वो बने थे, करमचंद चौहान से कायम खां बने, ये बन गए। इधर ये यादव थे, वो मेव बन गए। तो ऐसे करके सब बन गए। तो ये चौहानों का कन्वर्टेड शासन था यहाँ पर, कायम खानियों का। तो इससे पहले सीकर में शासन जा चुका था ऑलरेडी, सीकर में शासन ऑलरेडी बन चुका था इन शेखावतों का। अब एक नई फोर्स यहाँ से आई है शेखावतों की। तो उन शेखावतों ने अपना यहाँ शासन जमा लिया। इधर तो कच्छाओं का शासन है, इस पहाड़ी के इस तरफ तो कच्छावा है, उस तरफ इन्होंने सीकर में अपना शासन पहले ही जमा लिया था। और अब इन्होंने 1730 में शार्दुल सिंह ने
उनका नाम था शार्दुल सिंह। उन्होंने यहाँ के कायम खानी शासक रूहेला खान को हरा दिया, मार दिया और अपने एक मित्र झुंझार सिंह के साथ मिलकर ये काम किया था। उनके नाम से इन्होंने इस जगह का नाम रखा झुंझुनू। तो 1730 में झुंझुनू की भी स्थापना हो चुकी है। यानी पूरे राजस्थान को हम साथ में देखें, जयपुर के ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और 1731 में 1730 के साथ 1731 में ये जो फतेहपुर है, हेडक्वार्टर जो कायम खानियों का था, उसको सीकर के शासक ने हथिया लिया। सीकर के जो शासक थे उनका नाम था शिव सिंह, तो उन्होंने ले लिया। तो 1730 में झुंझुनू और 1731 में फतेहपुर को सीकर में मिला लिया गया। अब सीकर और फतेहपुर एक हो चुका है। इधर झुंझुनू का अलग शासन हो गया। ये झुंझुनू का शासन आगे जाके फिर 5 भाइयों में बंट जाता है, जिसको 5 पाने कहते हैं। 5 भाइयों में बांट देते हैं, आगे जाके इसको 5 पाने कहते हैं। वो फिर 1800 के बाद के इतिहास में ये सारी बात आएगी। 1730, 1731। अब इधर जयसिंह जी अपना जयपुर का पूरा शासन जमा रहे हैं जोरदार तरीके से। और सूबेदार कहाँ के हैं? मालवा के। ये 2 बड़े नाम याद रखिए, जयसिंह और अभय सिंह। ये हैं सूबेदार इसके गुजरात के, और ये हैं सूबेदार यहाँ के मालवा के। अब ये जो मालवा के सूबेदार रहते हैं, तो यहाँ से पावर जो उभर रही है, हमने पढ़ा था भारत के इतिहास में, मराठा, उनसे झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो 1733 में इनका झगड़ा हुआ मराठों के साथ। किसका? जयसिंह तो क्या मुगलों की तरफ से थे जयसिंह, लेकिन इनका झगड़ा हुआ मराठों के साथ। इसको कहते हैं मंदसौर युद्ध। मंदसौर युद्ध। ये मराठों को इधर रोकना चाह रहे थे कि तुम दिल्ली की तरफ मत बढ़ो, लेकिन इनका ये प्रयास विफल हो गया। जयसिंह की सेना हार गई मराठों से। तो 1733 में मंदसौर का युद्ध है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, राजस्थान के इतिहास के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि मराठों को जो ये रोकना चाहते थे नीचे, रोक नहीं पाए। मराठा अब आएंगे आगे। हालांकि 1761 में जाते जाते वो हार जाएंगे पानीपत, लेकिन एक बार की इनका रोकने का प्रयास विफल हो गया। जयसिंह को पुनर्विचार करना पड़ा। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये आज वहां है, कल हमारे राजस्थान में घुसेंगे। आज हार गए यहां पे, तो जयसिंह को समझ में आ गया था कि अब ये मराठे आए नहीं और मेरा राज तो गया नहीं। तो इन्होंने एक योजना बनाई। इन्होंने योजना बनाई, राजस्थान के कुछ शासकों को बात की, ऐसा भाई अब मुगलों की स्थिति कमजोर है, मराठा ताकत उभर के आ रही है, आप लोग अगर मेरे साथ रहते हो तो हम लोग एक सम्मेलन करते हैं, इनके खिलाफ में इकट्ठे होते हैं और सारे मिलकर झगड़ते हैं इनसे। 1734 में इनके इसी सुझाव पर, अभी भीलवाड़ा में है जगह, वो मेवाड़ में थी उस समय, हुरड़ा में, अब मैं पुरानी चीजें सारी हटा देता हूं यहां से। 100 साल को 1 घंटे में पढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे और पूरे राजस्थान को एक साथ देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कभी कभी आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है ना, 1730 में राजस्थान में क्या घटनाएं घटी। तो खेजड़ली की घटना घटी है, तो 1730 में झुंझुनू की स्थापना भी हुई है। तो अलग अलग पढ़ते तो एकदम याद नहीं रहता, यार झुंझुनू ये कहाँ से आ गया बीच में। तो क्रम से अगर हम लोग पढ़ लें सारी घटनाओं को, उनका महत्व समझ लें, इतना ही आता है। इससे ज़्यादा एग्जाम में, इससे ज़्यादा की डिटेल तो फिर हिस्ट्री में आती है। जब आप एमए कर रहे हो हिस्ट्री राजस्थानी में, तो फिर डिटेल आती है। यहाँ उन घटनाओं का आपको अगर मालूम चल जाए कि उनका कारण क्या था, या उसके किरदार कौन थे, उसका परिणाम क्या निकला, अगर आपको इतनी चीज़ें मालूम हो तो पर्याप्त है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री हमको इतनी ही पढ़नी चाहिए। 1733 में एक और घटना घटी इस जगह, यानी मंदसौर में जयसिंह हार के आ चुके हैं। इधर भरतपुर में जयसिंह की ही मदद से सूरजमल ने अपना शासन स्थापित कर लिया। भरतपुर की स्थापना 1733 में हो चुकी है। तो इनके जो पिता हैं बदन सिंह, उनके समय से यह संघर्ष चल रहा था अपना शासन जमाने का। तो 1733 में भरतपुर का शासन सूरजमल के द्वारा स्थापित हो चुका है। आगे जाके अब इनकी पूरी भूमिका रहेगी, दिल्ली का जितना भी मामला है इसमें इनकी पूरी भूमिका रहेगी। काफ़ी स्ट्रांग लीडर होकर ये रहे यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में, तो आगे इनका महत्व बढ़ जाएगा। 1734 में जंतर मंतर हो गया पूरा। जयसिंह जी को इंटरेस्ट था, जंतर मंतर का निर्माण पहले ही शुरू कर चुके थे। 1734 में जंतर मंतर बन गया। उन्होंने 5 बनवाए थे,
दिल्ली वाला सबसे पहले वाला है और ये सेकंड नंबर का है, लेकिन पांचों में ये सबसे बड़ा है। जो पांचों जंतर मंतर हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। जंतर मंतर का मतलब यंत्र मंत्र, अगर आप उसको शुद्ध भाषा में, हमारी भाषा में जंतर मंतर हम बोलते हैं, लेकिन जंतर का मतलब है यंत्र और मंत्र। ये जो यंत्र है इनके द्वारा जय सिंह जी को खगोल विद्या का काफी अच्छा ज्ञान हो चुका था और काफी चीजें इन्होंने इससे डिस्कवर की। समय का कैसे ज्ञान कर सकते हैं, नक्षत्रों का कैसे पता कर सकते हैं, बारिश होगी नहीं होगी आगे के साल में, वो भौगोलिक स्थितियां देख के, खगोलीय स्थितियां देख के कैसे उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस जंतर मंतर में थी। जब हम कला पढ़ेंगे तो अलग अलग यंत्र, सम्राट यंत्र और यंत्रों का जो महत्व है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 1734 में हो गया जंतर मंतर की स्थापना। और 1734 में जय सिंह जी ने एक दूसरा दुर्ग बना दिया, उसका नाम था नाहरगढ़। एक तो पहले ही हमने पढ़ा 1726 में जयगढ़ बना दिया था, अब दूसरा बना दिया उन्होंने नाहरगढ़। मैंने आपको बताया था आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़, ये सीक्वेंस ध्यान रखिए। ये जयगढ़ आप जब जयपुर जाते हो तो जैसे ही आप जयपुर में घुसते हो तो इधर लेफ्ट साइड में नजर मारना, पहाड़ी पे सीधा दिख जाएगा ऊपर, लेफ्ट साइड में आप नजर मारेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो वो तो पहले से ही था इनके पास में। नाहरगढ़ इन्होंने और बना दिया, जिसका पहले नाम सुदर्शनगढ़ इन्होंने रखा था, लेकिन वो नाहरजी भोमिया की स्टोरी है कि उसके बाद इनको नाम चेंज करके नाहरगढ़ बनाना पड़ा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जय सिंह जी को लगा कि मराठों की बहुत बड़ी चुनौती है, तो उनसे पार पाने के लिए राजस्थान के सभी शासकों को इकट्ठा होना चाहिए। 1734 में इन्होंने उन सभी से निवेदन किया आप इकट्ठे हों और हम एक सम्मेलन करेंगे। और हुरडा में, ये जगह है हुरडा, अभी है भीलवाड़ा में, इसको थोड़ा भीलवाड़ा की तरफ बना दूं। ओके, ये रहा हुरडा, अभी भीलवाड़ा में, उस समय मेवाड़ में था। तो वहां के जो शासक हैं उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस सम्मेलन को बुलवाओ, तो उन्होंने बुला लिया। वहां के जो शासक थे उदयपुर के, उनका नाम था जगत सिंह सेकंड। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जगत सिंह द्वितीय ने। कहां के थे शासक? वो मेवाड़ के शासक थे। इसमें जय सिंह भी शामिल हुए और बाकी सभी लगभग रियासतों के लोग इसमें शामिल हुए और सबने निर्णय किया कि अगर हम में से किसी पर मराठा आक्रमण करेंगे तो हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे। दूसरा, हमारे दुश्मनों को आपस में एक दूसरे के यहां शरण नहीं दोगे। ऐसा इनके बीच में समझौता हुआ 1734 में। लेकिन 1734 से पहले ही मराठा राजस्थान में घुस चुके थे, उनको स्वाद समझ में आ गया था। कहते हैं ना, बिल्लियों को समझ में आ गया था दूध कहाँ रखा हुआ है और दूध को कैसे वहां से निकालना है। तो बूंदी में ऑलरेडी वो प्रवेश कर चुके थे। यहां बूंदी में मराठे पहले ही प्रवेश कर चुके थे। तो ये 1725 से लेकर और 32 तक इन्होंने प्रयास कर लिया था और यहाँ के जो शासक हैं उनको वापस वहाँ स्थापित करने में एक भूमिका निभा ली थी इन्होंने। तो इनको रास्ता तो मालूम चल गया था कि कहाँ से राजस्थान में घुसना है। तो इन लोगों को जैसी हवा, अच्छा इसमें एक सवाल ये आता है कि मराठों ने पहली बार राजस्थान में प्रवेश कहाँ किया? पहली बार उन्होंने प्रवेश किया बूंदी में। बूंदी के आपसी झगड़े में, घर के झगड़े में उन्होंने पंचायती की और वहाँ के शासक को बनाने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई और उनसे पैसे लिए उन्होंने। अब इनको मालूम चल गया कि यहाँ आओ, किसी की भी पंचायती में हाथ डालो और उनसे पैसे ले लो। ये इनको तरीका मालूम समझ में आ गया था कि इनके बीच में खूब फूट रहती है आपस में, आप आओ एक पक्ष का पक्ष लेना ले लो और बाद में धमका के भी इनसे पैसे ले लो। ये ऐसे काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। खासकर जो पेशवा, मराठों में जो पेशवा है, वो पेशवा जब पावर में आ गए तो उन्होंने फिर वही सपना देखा था कि पूरे भारत में फिर हमारा वापस साम्राज्य बनना चाहिए। तो उनके केंद्र में तो दिल्ली था, लेकिन साइड में ये इनसे पैसे लेके और अपनी सेना को मजबूत करने का काम भी करना चाहते थे। मेरे हिसाब से अभी तक आप आराम से इसको फॉलो कर रहे हैं क्लास को। इतिहास इतना सीधा नहीं होता जितना लोग समझ लेते हैं। कई बार स्टूडेंट यहां धोखा खा जाते हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो क्या है, ये तो पैसे ही पढ़ लेंगे। मैं जैसे मैंने आपको बताया था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन सारी चीजों को आपके लिए सिस्टमेटिक कर दूं तो कुछ काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए। 1734 का ये सम्मेलन हुआ। सवाल आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं जो अभी तक एग्जाम से पूछे गए हैं? पहली बात तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? यू हैव टू टेल दैट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1734, 1734 में हुआ था। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि ये हुरडा कहाँ पर है, अभी कहाँ है? आप कहेंगे अभी भीलवाड़ा में। हालांकि अभी हुरडा के आसपास में वो माइंस खुल गई हैं जिंक की,
है ना, खूब सारी माइंस खुल गई हैं, तो अभी भी हुरडा इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास आगूचा माइंस है उनके पास। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? तो मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को एक करने के लिए, साझी रणनीति बनाने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? क्या वो एक हो पाए? क्या उन्होंने एक होकर मराठों का मुकाबला किया? नहीं हो पाए एक। नुकसान हुआ फिर उससे, क्योंकि जयपुर के जो शासक थे तेज थे, जयसिंह, इनको लगा यार कि इनसे समझौता कर लेते हैं मराठों से, तो उन्होंने पीठ पीछे जाके सबसे पहले उस समझौते की शर्तें तोड़ के और मराठों से समझौता कर लिया। लेकिन हाँ, एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो क्योंकि जयसिंह ने आयोजित करवाया था, सलाह उनकी थी, आइडिया उनका था, तो कहीं गलतफहमी हो सकती है कि उन्होंने अध्यक्षता की। अध्यक्षता उन्होंने नहीं की, अध्यक्षता की यहाँ के शासक जगत सिंह सेकंड ने। यहाँ पहले एक जगत सिंह थे जो 1628 से 52 तक थे, जिनकी चित्रकला के नाम से हम लोग जानते हैं जिनको, ये जगत सिंह सेकंड थे। इन जगत सिंह सेकंड ने ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्यों की थी? क्योंकि जिनके यहाँ होता है नॉर्मली सम्मेलन, वो अध्यक्षता करते हैं। जैसे अभी दुनिया में बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, तो भारत में कोई सम्मेलन होगा तो उसकी अध्यक्षता भारत के शासक करेंगे, कहीं और अध्यक्षता वहाँ के लोग करेंगे जहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ऐसी परंपरा होती है। तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने की। 1736 में मराठे जोधपुर में आ गए, स्वाद लग ही गया था। तो 1736 में ये आए, इन्होंने मराठों को लग गया कि अभी राजस्थान के शासक हैं, ये इकट्ठे होने लग गए, तो इनको जल्दी से सबक सिखा दो, नहीं तो एका ज़्यादा कर लेंगे। तो उन्होंने 1736 में एक राउंड काट लिया पूरा राजस्थान का, और सबसे पैसे लेके गए। उसको चौथ वसूली बोलते थे। चौथ कि आप राज करने का हमको पैसा दो, और नहीं तो हम आपको राज करने नहीं देंगे। और राजस्थान के सभी राजाओं ने राजी राजी उनको पैसे देके, थैलियां देके रवाना किया कि हमको राज करने दो और पैसे ले जाओ। अब मराठों में मौज हो गई। मराठों को लगा इतना बड़ा एरिया उसने बिना कोई लड़ाई किए सरेंडर कर दिया। और कहानियां तो पहले से थी, क्योंकि 1733 में जयसिंह जब हार गए, दूसरों को मालूम था कि हम भी हार सकते हैं, तो उन्होंने सरेंडर करना अच्छा समझा। और सरेंडर की वैसे भी उनकी पुरानी आदत पड़ चुकी थी कि मुगलों के यहाँ सरेंडर कर चुके थे, तो उनको कोई इसमें तकलीफ नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, इनको 1736 में मराठों ने एक राउंड कर लिया पूरा, और सबसे चौथ वसूली करके चले गए। 1742 में राजा महाराजाओं से दूर आते हैं, भगवान की बातें करते हैं कुछ, है ना। 1742 में सालासर में हनुमान जी की मूर्ति, पास में एक गांव है आशोता, आशोता गांव में एक मूर्ति मिली खेत के अंदर, और वो मूर्ति हनुमान जी की थी। बहुत प्राचीन मूर्ति थी, किसी को नहीं पता किसने बनाई, कैसे बनी। वो मिली और वो लाए बाहर निकाल के, तो फिर उसको स्थापित किया गया। 1742 की घटना है। मैंने आपको बताया भी है कि वो समय ऐसा है कि जिस समय में धर्म के प्रति आस्था तेज होती है, तो सालासर में बालाजी का मंदिर भी बन गया। तो सालासर बालाजी क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है, तो ये मूर्ति मिलने की घटना भी 1742 में हुई है, ये भी हम ध्यान रखें। अब जयसिंह जा चुके हैं, जयसिंह की डेथ हो गई। 1743 में जयसिंह की डेथ हो गई है। पूरा सीन बदल गया, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ताकतवर वही थे। उधर मराठे घूम घूम के आ ही रहे हैं, यहां पे मराठा घूम घूम के यहां पर आ रहे हैं और चौथ वसूली कर रहे हैं। अब थोड़ा सीन चेंज हो जाता है। जयसिंह की डेथ होते ही सीन चेंज हो जाता है राजस्थान में। उनके बेटे ईश्वरी सिंह बन जाते हैं यहाँ के शासक, जयपुर के। जबकि जयपुर के शासक जयसिंह की शादी हुई थी मेवाड़ की राजकुमारी से, चंद्र कंवर से। जब वो देवारी समझौता हुआ, इन लोगों ने वापस में शादी ब्याह करने शुरू किए थे, तो ये शर्त ये थी कि ये जो चंद्र कंवर हैं, इनका जो भी बेटा होगा वही उत्तराधिकारी होगा, ये शर्त थी। अब उनके बेटे हुए माधो सिंह, लेकिन जयपुर के जो दरबार में काम करने वाले सलाहकार थे, उन्होंने उस बात को अस्वीकार कर दिया और कहा ईश्वरी सिंह बड़े हैं, इसलिए इनको यहाँ के शासक बनाया जाना चाहिए। और भरतपुर के शासकों ने इनका साथ दिया इस बात को लेके। इस बात को लेके हुआ झगड़ा, और वो झगड़ा हुआ टोंक में। राजमहल नाम की एक जगह है आजकल, जहां बिशलपुर बांध है ना, इसके बिल्कुल पास में राजमहल में। 1747 में 1747 में राजमहल युद्ध हुआ। राजमहल युद्ध में एक तरफ तो जयपुर
और भरतपुर। और दूसरी तरफ मेवाड़ वाले, इनको था ना भाई हमारे भांजे को बनाओ, आप बना नहीं रहे हो तो आपने उसका उल्लंघन किया जो हमारे साथ बात हुई थी। तो दूसरी तरफ है मेवाड़ के शासक, कोटा बूंदी के शासक, शाहपुरा के। अब आपको है ना कई बार ये इतिहास में चीज़ें रटते हो तो ज्योग्राफी का नॉलेज थोड़ा उस समय कहीं खिसक जाता है, उसके कारण से अजीब सा लगता है यार कौन कौन होंगे। अब आप देखो, मैं आपको तीर से बता रहा हूँ, मेवाड़ के शासक, ये शाहपुरा के शासक, कोटा के शासक, बूंदी के शासक, जो पास पास वाले वही तो आएंगे। अब ये सारे शासक इनके साथ हैं और साथ में आगे मराठा। लो मराठाओं को लिया, एक मराठाओं को लाओ, उस समय मराठाओं का नाम था। मराठाओं को क्या था, वो तो ठेके पे लेते लड़ाई, चलो हम साथ चलते हैं। मराठे आ गए और इन्होंने राजमहल में लड़ाई की। इधर जयपुर की सेना है, उनको सहयोग कर रही है भरतपुर की सेना। इसको बोलते हैं, ये इसको बोलेंगे संयुक्त सेना। और संयुक्त सेना हार गई। इतनी संयुक्त सेना होने के बावजूद भी हार गई। जब भी कोई संयुक्त सेना हारती है तो बड़ा जश्न मनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हरा दिया, तो संयुक्त सेना ने इतनी बड़ी सेना, इतने लोग उनको हरा दिया, इन्होंने उनको हरा दिया, तो बहुत जश्न मना कि अब जयपुर के सामने कोई कुछ नहीं। जो जयसिंह ने बनाया था जयपुर, वो अभी भी इतना ही स्ट्रांग है। और इन्होंने, ईश्वर सिंह ने एक विजय स्तंभ की तरह अपने यहाँ भी ईश्वर लाट बनाया जयपुर में, विजय स्तंभ की तरह खंबा गाड़ दिया ईश्वर लाट। ईश्वर लाट का मतलब खंबा, थंबो उबो कर दियो कि मानसा में कोई की नहीं है। पूरे भारत में जो ये थंबे खड़े किए हैं, ये सारे थंबे इसी बात के लिए है, आप कहते ना झंडो गाड़ दियो, तो ये सारे झंडे गाड़ने में उन्होंने पत्थर के बना दिए ईश्वर लाट। ये बनाई किसके उपलक्ष्य में बनाई कि जयपुर की सेना ने संयुक्त सेनाओं को राजमहल के युद्ध में हरा दिया। लेकिन ये मामला लंबा चला नहीं। एक साल बाद ये सारे लोग संगठित हुए। 1748 में बगरू का युद्ध हुआ। इसके जयपुर के बिल्कुल पास में अपन जाते हैं, जयपुर तो बगरू आता है रास्ते में। बगरू का युद्ध हुआ और बगरू के युद्ध में जयपुर की सेना हार गई। लेकिन अभी भी ईश्वरी सिंह शासक हैं यहाँ के। ईश्वरी सिंह यहाँ के शासक हैं और वो बच जाते हैं कैसे करके शासन में। फिर मराठों की लीजिए ग्रैंड एंट्री जयपुर में 1750 में। मराठे तो मैंने कहा आपको हर साल घूमते फिरते आते हैं, चलो पैसा चाहिए राजस्थान चलो, खूब पैसा इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। अब ये सारा पैसा लाया कहीं और से, कोई मालवा से लाया, कोई गुजरात से लाया, मराठे ले रहे हैं इनसे। अब ये जो इतिहास की भाषाओं में मराठों ने लूट मचाई, ये किया, अब सब उस समय सब चलता था। जिसको जो हाथ लगता था वहां से पैसे लेने की कोशिश करता था। आज भी यही करते हैं, जिसके हाथ में सत्ता होती है, पावर होता है, वो कहीं ना कहीं से पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। वही तो राजनीति है कि पैसा हड़पो और राज में बने रहो। तो अभी भी जिसे हम राजनीति कहते हैं वो यही काम कर रही है, पैसा हड़पो और राज में बने रहो, किसी भी तरह से राज में बने रहो। ये भी ऐसे ही करते थे, इसलिए इसको कहते हैं राजनीति। और कई लोग कहते हैं राजनीति अच्छी होनी चाहिए, राजनीति कभी अच्छी नहीं होगी, ऐसी रहने वाली है। जब नाम ही राजनीति है फिर वो अच्छी काहे की होगी। उसको हटा के और लोक नीति स्थापित करेंगे तो कुछ होगा। लोकतंत्र में लोक नीति होती है, राजतंत्र में राजनीति होती है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं भारत के लोग, इसलिए उसमें ढूंढते हैं कुछ अच्छाई, उसमें अच्छाई मिलेगी नहीं। राज में जिसको आना वो तो कुछ भी करेगा, एनीथिंग। 1750 में ये मराठे जयपुर में घुसते हैं। ईश्वरी सिंह यहाँ के शासक हैं और वो जयपुर में लूटपाट मचाते हैं खूब जच के। ईश्वरी सिंह कुछ नहीं कर पाते, डर रहता है इनका, मराठों का भारी डर था, और सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता मैं कुछ कर नहीं पाया, सेंसिटिव थे, सुसाइड कर लिया मैंने। तो ये बड़ी दुर्घटना भी बहुत बड़ी, इतने बड़े शासन के मालिक हैं और सुसाइड कर लें। तो बाद में उनको फिर उनका जो दाह संस्कार है वो उनके जो जहाँ उनकी छतरियाँ थी पूर्वजों की गेटोर में, वहाँ नहीं किया गया और उनका दाह संस्कार फिर महल में ही कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ठीक नहीं माना जाता, अगर कोई आदमी सुसाइड कर लेता तो उसको कायर मानते हैं। तो उनकी फिर छतरियाँ उन बहादुरों के साथ में नहीं हो सकती। तो ये भी सवाल आ जाता है कि जयपुर के कौन से शासक हैं जिनकी छतरी गेटोर में नहीं है, जिनकी छतरी यहाँ पर है महल के अंदर ही। तो उनका महल के अंदर ही, इधर ईश्वर लाट जहाँ बनाई थी 3 साल पहले, विजय का जहाँ थंबा गाड़ा था, वहीं पे इनका दाह संस्कार कर दिया गया। ये हो गई 1750 की बात। 1753 में आ जाइए। अब यहाँ के शासक ईश्वर सिंह के बाद में माधो सिंह बन गए। ये हो गया था तय कि भाई ठीक है, इनके बाद में माधो सिंह को रखेंगे शासक।
माधो सिंह जहाँ मैंने लिखा वहाँ तक आपको दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ के अब शासक अगले बन गए माधो सिंह। माधो सिंह वही मेवाड़ के भांजे हैं। आपको कुछ काम की चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो अब अपना काम नहीं है, अपना वंशावली नहीं पढ़ेंगे, केवल उन घटनाओं को पढ़ेंगे जिनके कारण से राजस्थान में चेंजेज आए। और मैं 100 साल का इतिहास पढ़ता हूँ आराम से, ताकि 1 घंटे में 100 साल का मामला पूरा, 2 घंटे में 200 साल, 1 घंटे में 100 साल रॉकेट स्पीड से, ताकि कुछ भी पीछे छूटे नहीं और पूरा राजस्थान एक साथ चलता रहे। आपको कभी भी घुमा फिरा के कोई पूछ ले तो भी आप उसका उत्तर सही तरीके से दे सकते हैं। तो 1750 में उनकी सुसाइड हो गई। 1750 में माधो सिंह यहाँ के शासक बन गए। इधर यहाँ कौन है? यहाँ सूरजमल है। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में अहमद शाह है। मोहम्मद शाह के बाद में बन गए अहमद शाह। तो अहमद शाह के और सूरजमल के बीच में झगड़ा चल रहा है और माधो सिंह इनके बीच में कंप्रोमाइज कराते हैं। सूरजमल और अहमद शाह के बीच में कंप्रोमाइज करा देते हैं। ठीक है, ये अपना शासन करते रहे, आप अपना शासन करते रहो, ऐसे कंप्रोमाइज करा देते हैं। तो दिल्ली का बादशाह खुश होता है। खुश होके माधो सिंह को रणथंबोर इनाम में दे देते हैं 1753 में। ये यहाँ पे रणथंबोर है, ये इनको 1753 में इनाम में दे देते हैं। अब देखो, जो रणथंबोर जिसने इतने बड़े बड़े जौहर किए, जिसके नाम से लोग कांपते थे, उसकी हैसियत अब इतनी सी रह गई है कि उसको इनाम में दे दिया गया, आप रख लो। जैसे अभी जिसको हम मुंबई कहते हैं, ये मुंबई किसी समय में पुर्तगाल के पास थी और पुर्तगाल वाली राजकुमारी की शादी हुई अंग्रेजों के राजकुमार से, तो उन्होंने दहेज में मुंबई दे दी। दहेज तो इसको कहते हैं, क्या छोटा सा फ्रीज देना और क्या ये सिलाई मशीन देना है ना। तो ये दहेज, ऐसे ऐसे दहेज भी दिए गए हैं दुनिया में। तो इन्होंने तो क्या किया, इनाम में दे दिया, क्या, रणथंबोर 1753 में। तो बड़ी इनके पास जगह आ गई। 1759 में यहाँ पे मराठा घुस चुके हैं यहाँ पे, और उन्होंने टोंक को कवर कर लिया। ये देखो, मराठे यहाँ पे टोंक को कवर कर चुके हैं। तो 1759 में माधो सिंह और मराठों के बीच में झगड़ा हुआ। पहले तो देखो, यही माधो सिंह मराठों को लाए थे अपने साथ पंचायती करने के लिए। अब वही मराठे, जैसे ही ये बगरू राजमहल की लड़ाई हुई, मराठों ने ये अपना पूरा एरिया कवर कर लिया, टोंक वाला अपने पास कब्जे में कर लिया। तो इनको लड़ाई करनी पड़ी मराठों से 1759 में, और इसको बोलते हैं कांकोड़ का युद्ध। हालांकि बाद में इनके समझौते हो जाते हैं, जब लड़ाई होती थी तो समझौते हो जाते थे। 1756 में मराठों ने अजमेर कब्जे कर लिया था। जैसे ये टोंक और अजमेर ये एरिया है ना, मराठों ने चुपचाप से, भाई तुम लड़ रहे हो इधर, ये मेवाड़ इधर है, बीच बीच का एरिया हम लोग ले लेते हैं। तो 1756 में इन्होंने अजमेर ले लिया था, जो 1818 तक इनके पास रहा था। बीच में कुछ समय इनके पास नहीं रहा, जोधपुर वालों ने इनसे छीन लिया था। तो 1756 में मराठों ने अजमेर अपने कब्जे में किया। 1759 में टोंक का एरिया कवर कर लिया। तो मराठों ने भी सोचा, यार यहाँ परमानेंट ही अपनी ढाणी बना लें, बार बार लड़ाई करने के लिए नहीं आना पड़े। लेकिन यहाँ के लोगों ने इनको डिस्टर्ब किया। इसको हम कहते हैं कांकोड़ का युद्ध 1759 में। 1765 में सवाई माधोपुर बस गया। 1765 में ये जो सवाई, रणथंबोर तो ले ही लिया था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने सवाई माधोपुर नगर बसा दिया। इन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने जयपुर नगर बसाया है, तो मैं मेरे नाम से भी एक नगर बसाता हूं। तो इन्होंने रणथंबोर के पास में सवाई माधोपुर, माधो सिंह के नाम से सवाई माधोपुर एक नगर की स्थापना कर दी। तो 1769 में, 1769 में भीलवाड़ा में रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो मैंने आपको कहा, हम इनका भी इतिहास साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो 1769 में रामचरण जी ने शाहपुरा में रामस्नेही पीठ की स्थापना कर दी। हालांकि ये चौथी पीठ थी। जो सबसे पहली पीठ थी 1700 के शुरुआत में, ये रेण में नागौर में स्थापित हो चुकी थी, और उसकी स्थापना करने वाले थे दरियावजी महाराज। तो वो हो चुकी थी, ये चौथी पीठ थी। लेकिन ये पीठ ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ के नाम से शाहपुरा का नाम ज़्यादा प्रचलित है चारों में से। जो दूसरी दो हैं, सिंहथल और खेड़ापा, रेण, सिंहथल, खेड़ापा और ये अपना शाहपुरा, ये रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। ये रामस्नेही संप्रदाय के साधु होते हैं, पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं, पिंक गुलाबी रंग के कपड़ों से आपको पहचान में आ जाएंगे। दादू पंथ के जो लोग हैं, दादू पंथी जो पहले स्थापित हो चुका है राजस्थान में, तो उसके साधु जो होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के, एक अलग सी टोपी लगाते हैं, आपको पहचान में आ जाएंगे। और ये जो अलवर साइड के चरणदासी संप्रदाय के लोग हैं,
ये पीले कपड़े पहनते हैं, तो पीले कपड़ों से आपको पहचान में आ जाएंगे। इससे पहले एक घटना और दिल्ली में घट चुकी है, बहुत बड़ी घटना। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो गया था। नादिर शाह का बड़ा आक्रमण हुआ था, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया था उसने। तो अब दिल्ली सुनी है ना, दिल्ली सुनी है, तो हर आदमी की नज़र है इसके ऊपर कि कैसे करके इसके ऊपर आक्रमण किया जाए। और इससे पहले पानीपत की लड़ाई हो चुकी है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठे बुरी तरह से हार चुके हैं। वहाँ हार गए तो क्या हो गया, लेकिन मराठे यहाँ तो मामला अपना जमा ही रहे ठीक ठाक से। 1775 में एक नई रियासत की स्थापना होती है। जयपुर का हिस्सा काट के, जयपुर और भरतपुर के बीच में एक रियासत जुड़ रही, उसका नाम है अलवर। ये अलवर। अब सूरजमल रहे नहीं तो भरतपुर कमजोर पड़ रहा है, और इधर जयसिंह है नहीं तो जयपुर कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में जयपुर के शासन में ही काम करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम होता है प्रताप सिंह नरूका। प्रताप सिंह नरूका अपनी रियासत यहाँ अलवर में स्थापित कर लेते हैं स्वतंत्र रूप से 1775 में। जयपुर के लोग भी सोचते हैं, क्योंकि यहाँ खूब आपस में लड़ाइयाँ चलने लगती है, तो जयपुर के लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, इनको एक रियासत देके फ्री करो। उनको लगा कि नहीं तो हमारे यहाँ डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इनका इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप खूब चल रहा था जयपुर के दरबार में। तो उनको अलग से एक रियासत देके स्वतंत्र कर दिया गया, जो देश की आज़ादी तक इनके परिवार का वहाँ पे शासन रहा। नरूका वंश एक नया है इन्हीं में से। ये सारा जो एरिया है ये लगभग एक ही वंश का है। ये शेखावत के नाम से हैं, ये यहाँ पे कच्छावा के नाम से हैं, और ये नरूका के नाम से हैं, लेकिन ये एक वंश ही कहलाएगा। ओरिजिनली आपको उसको कहेंगे तो एक ही वंश है, उसी में से निकल के अलग अलग शाखाएं बन गई हैं। इतिहास पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, एक दो शब्द इधर उधर हो जाए तो आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, तो बड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में। सार्वजनिक रूप से पढ़ाने में, क्लास में तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन सार्वजनिक रूप से आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि कोई स्टेप गलत ना हो जाए, वरना भाई लोग बैठ रहते हैं वो, यहाँ पर आपने ऐसा कैसे बोला। बड़ा टेढ़ा काम है। 1775 हो गया। 1787 हम आते हैं यहाँ पे दौसा, लालसोट के पास में एक जगह है तुंगा। 1787 में फिर ये हिम्मत करते हैं राजस्थान के शासक। 1787 में ये लोग हिम्मत करते हैं राजस्थान के शासक, और खासकर इसमें जयपुर के हैं प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल बनाया, प्रताप सिंह, और जोधपुर के शासक हैं विजय सिंह। अब काफ़ी समय बाद में जोधपुर में एक एबल शासक, जो योग्य शासक हुए हैं, विजय सिंह, और उन्होंने अपनी सेना खड़ी की खुद की। जैसे पहले उनके पास जागीरदारों की सेना होती थी, लड़ाई होती थी, उनको लेकर जाते थे। फिर उनको लगा नहीं यार, एक सिस्टमेटिक सेना खुद की होनी चाहिए, तो विजय सिंह ने अपनी खुद की सेना तैयार की, उनको सारा सैलरी देके, जैसे अलाउद्दीन ने अपनी सेना तैयार की थी सैलरी देके। तो कभी कभार कोई आदमी आता है, उसको लगता नहीं यार मेरी पावरफुल आर्मी होनी चाहिए। और विजय सिंह ये सेना क्यों खड़ी कर रहे थे, पता था अभी दिल्ली कमज़ोर है। हमेशा राजस्थान के इतिहास को देखो तो दिल्ली को साथ में देखते रहो, अभी भी देखो तो अभी भी राजस्थान का जो शासन है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दिल्ली से ही चलता है, दिल्ली के आधार पर चलता है। दिल्ली कमज़ोर होती है तो फिर ये लोग मुंह ऊंचा करते हैं। दिल्ली मजबूत है जब तक वहाँ सैल्यूट मार के अभी भी वहाँ से परवाना लाया करते हैं। राजस्थान तो अभी भी उसी नीति पे चल रहा है। तो ये है यहाँ के शासक विजय सिंह और यहाँ के शासक प्रताप सिंह, ये दोनों मिलके योजना बनाते हैं कि मराठों को एक बार चुनौती देके देखा जाए। और विजय सिंह जोश में थे कि मेरे पास फुल फ्लेज सेना है, मैं उनका मुकाबला कर लूँगा। तुंगा में इनकी लड़ाई होती है, 3 दिन चलती है, 3 दिन चलती है। उधर से महादजी सिंधिया होते हैं, उनके कमांडर महादजी सिंधिया। मराठों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, खूब सारे हैं, गायकवाड़ अलग हैं, होलकर अलग हैं, सिंधिया अलग हैं, ऐसे उनका कॉन्फेडरेशन है, संघ है। तो महादजी सिंधिया के सामने ये होते हैं दोनों, जयपुर और जोधपुर। तुंगा में इनका आमना सामना होता है, 3 दिन तक लड़ाई चलती है, और बाद में महादजी यहाँ से लौट जाते हैं, यानी मैच ड्रॉ हो जाता है, लगभग सा ड्रॉ हो जाता है 3 दिन में। तो ये तुंगा युद्ध कहलाता। तुंगा वर्तमान में है दौसा में, लालसोट के पास में। कुछ लोग इसको लालसोट का युद्ध भी कहते हैं, कुछ इसको तुंगा का युद्ध कहते हैं। लेकिन मराठे पूरी तैयारी करके आते हैं। मराठों के साथ क्या दिमाग में घुस जाती ना, कौन था जिसने ये किया। जैसे इस समय 1734 में मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने सम्मेलन आयोजित कराया, तो उन्होंने 36 में आके पहले मेवाड़ को लूटा, पैसे दो हमको, तुम थे सम्मेलन कराने वाले। अभी उनको मालूम चला कि विजय सिंह जी ने सारा काम कराया जोधपुर वालों ने, तो वो आए अब जोधपुर का पीछा।
उन्होंने फिर जोधपुर को चैलेंज किया और 1790 में 2 लड़ाइयाँ जोधपुर की सेना को लड़नी पड़ी मराठों से, आमने सामने देख लेते हैं, एक तो पाटन में और दूसरी मेड़ता में। पाटन में जोधपुर की सेना हार के पीछे गई तो मेड़ता पहुंची और मेड़ता में फिर फाइनल लड़ाई हुई, निर्णायक लड़ाई जिसे कहते हैं, वो हुई 1790 में। मराठों के पास इस समय एक सेनापति था फ्रांस का, उसका नाम था डिबोई। वो तोपें चलाने का मास्टर था और ये फ्रांस वाले तोपों के मामले में बहुत जानकार थे उस समय में। तो सब लोग इनके अधिकारियों को रखते थे अपनी सेना में कि तोप चलाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा बंदूक का तलवार का। उनको लगा कि तोप से हमला करेंगे तो एक साथ कई लोगों को मार सकते हैं, और हमारे यहाँ लोग अभी भी यही तलवारें और बंदूकें तीर ही लिए घूम रहे थे। तो इस 1790 में जो लड़ाई हुई उसके बारे में जो विश्लेषण करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इनकी सेना अनऑर्गेनाइज थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी ठीक से, तो इनकी हार हुई, विजय सिंह की हार हो गई और ये आखिरी लड़ाई थी मराठों से। उसके बाद यहाँ के जितने भी शासक थे उन्होंने हार मान ली कि मराठों से पार नहीं पड़ेंगे। और मेड़ता और पाटन युद्ध का खास कारण ये था कि मराठे ये चाह रहे थे कि अजमेर हमको वापस दो, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए, इन्होंने अजमेर हथिया लिया जोधपुर वालों ने। हालांकि पहले से इनके पास कई बार रहा हुआ, मालदेव के समय भी अजमेर इनके पास था। तो उन्होंने कहा कि हमको अजमेर दो और पैसा दो, दोनों काम। तो इन्होंने कहा पैसा तो दे सकते हैं, उस समय इनकी क्या रेट लगती थी, इतना रुपया दो, तो इतना रुपया तो हम दे सकते हैं, अजमेर नहीं देंगे। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, मराठों ने कहा हम अजमेर लेकर रहेंगे। तो मराठे जीत गए और उन्होंने अजमेर पे कब्जा कर लिया, जो 1818 के बाद छोड़ा था उन्होंने। जब अंग्रेजों से उनका समझौता हो गया, अंग्रेजों से हार गए तो अजमेर से वो निकल गए और अजमेर आ गया अंग्रेजों के पास। अजमेर भी बड़ा घूमता रहा है, पहले सल्तनत के पास है। अजमेर राजस्थान का सेंटर था ना, ये इस जगह है अजमेर, ये तो इस पे कब्जा रहेगा तो पूरा राजस्थान कंट्रोल में रहता है। तो सल्तनत पहले इन चौहानों के पास था तो ये मजबूत था, फिर ये सल्तनत आई, उन्होंने भी यहाँ पे कब्जा किया। मुगल आए, उन्होंने भी अपने इस पे अपना कब्जा किया। बाद में ये मराठे आए, इन्होंने भी यहाँ पे कब्जा किया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी यहाँ पे ही अपनी कमिश्नरेट बिठाई कि अगर राजस्थान को कंट्रोल करना तो अजमेर में हमारा शासन होना चाहिए। ये जगह वो रखते हैं, केंद्र शासित जिसको बोल सकते हैं हम लोग। हालांकि बाद में राजस्थान बना तो मांग यही थी कि अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। शुरू में उन्होंने बनाया भी था, अलग से एक प्रदेश बना दिया था इसको। जब 1952 में इलेक्शन हुए थे तब हमारे यहाँ 2 राज्य थे, एक राजस्थान और एक अजमेर। तो अजमेर में भी अलग से चुनाव हुए थे, अजमेर में अलग से विधानसभा बनी थी। 1956 में फिर इसको शामिल कर दिया गया। 1956 में जब रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट्स को, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा, उसने फिर कहा कि नहीं ये इतना अलग अलग ज़्यादा राज्य ठीक नहीं है, कम राज्य होंगे तो मैनेजमेंट ठीक होगा। तो अजमेर को नवंबर 1956 में अजमेर इसमें राजस्थान में मिलाया गया था। हम इस सदी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बीकानेर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा इतनी देर तक। बीकानेर वाले क्या कर रहे हैं? बीकानेर वाले एक बार कोने में बैठे हैं अपना आराम से, झगड़े चल रहे हैं दुनिया भर के। जैसलमेर वाले, बीकानेर वाले ये कोने में बैठे हैं, इनको ज़्यादा कोई छेड़ता भी नहीं था और इस समय इनकी कोई महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी भी नहीं। अभी बीकानेर वाले इसके बाद में एक महत्वाकांक्षी शासक आ रहे हैं यहाँ पे 1799 में, और जो महत्वाकांक्षी शासक है उनका नाम है सूरत सिंह। सूरत सिंह का शासन रहा था यहाँ पे 1788 से लेके 1828 तक। सूरत सिंह इनका नाम था। ये थोड़े महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने फिर एरिया फैलाने की कोशिश की, बाकी सारे कर रहे थे लेकिन वो नहीं फैलाते थे। उनके पास इतनी मजबूत सेनाएं वनाएं भी नहीं थी। बीकानेर में क्या ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह कुछ था नहीं, तो ठीक ठाक उनका काम चल रहा था। अब ये सूरत सिंह जब शासक बने तो इन्होंने सबसे पहले तो कब्जा किया सूरतगढ़ पे। अब इधर बढ़ रहे हैं, भटनेर इधर है, चूरू यहाँ पर है और गंगानगर यहाँ पर है। अब ये इधर बढ़ने की इन्होंने कोशिश की कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, अंग्रेज लड़ रहे हैं, मराठे लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। इन्होंने सोचा मैं अपना काम सेट कर लूँ पीछे से। और सूरत सिंह ने फिर क्या किया, 1799 में सोडल गांव था, इसका नाम सोडों का था, उनको हरा के और वहाँ अपना गढ़ बना लिया, नाम रखा सूरतगढ़। 1799 में बन गया सूरतगढ़। आगे 1800 में अपन देखेंगे उन्होंने चूरू पे अधिकार किया। उसके बाद उन्होंने 1805 में उन्होंने भटनेर को भी अपने पास ले लिया, फिर 1814 में चूरू को ले लिया। ऐसे करके बीकानेर इस समय में बढ़ा है, 1700 का एंड और 1800 की शुरुआत इस समय में। और लास्ट जहाँ से हमने शुरू किया था प्रतापगढ़ की कला से, कि 1707 में प्रतापगढ़ में थेवा कला आई। अब हम करते हैं 1799 में इसका अंत सदी का हवा महल का निर्माण पूरा हुआ। 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण पूरा हुआ। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह जो शासक थे यहाँ के, लंबे समय तक रहे,
कृष्ण के भक्त थे और इन्होंने फिर हवा महल का निर्माण करवाया कृष्ण के मुकुट की तरह। कृष्ण भक्त थे इसलिए कृष्ण के मुकुट की तरह। कई बार आपको ये पीछे का बैकग्राउंड याद हो ना, तो हवा महल का आकार कैसा है, कृष्ण के मुकुट जैसा क्यों है? क्योंकि वो खुद कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे वाली कहानी अगर आपको मालूम रहती है तो प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। ये जो कृष्ण का मुकुट होता है ना, ऐसे ये ऐसे इस तरह से। अब ये जाली जरोखे वगैरह अपन उस कला वाले पार्ट में पढ़ लेंगे, कितने जालियां थी, कितने जरोखे थे, उनको पढ़ लेंगे। वो तो वैसी स्टूडेंट्स के बड़े इंटरेस्ट की बातें होती है। ये हुआ हमारा 100 साल का इतिहास जो हमने 1 घंटे में समेट दिया। इसमें लगभग घटनाएं आ चुकी हैं, लगभग घटनाएं आ चुकी हैं। अब कोई एक आध घटना चूक जाए, जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं कि ये अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें अगर आप ढूंढेंगे तो मालूम चलेगा जो मैंने पढ़ाया है उसमें से 99% कवर हो गया है इन 100 सालों के सवालों में। अगर कोई चूक गया या बाय द वे कोई एक आध पूछ ले, कभी कभार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके लिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि आप 100% लाओगे ऐसा संभव होगा नहीं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई लिमिट नहीं है। राजस्थान के इतिहास को अगर आप इतिहास की दृष्टि से पढ़ेंगे तो कोई लिमिट नहीं है। आप बूंदी के राजवंश का झगड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो वो 10 पेज में आएगा। क्या हुआ था बुद्ध सिंह को, फिर उमेद सिंह कैसे बने, ये कैसे बने, वो सारी बातें डिटेल में आप जाओगे तो उसका कोई अंत नहीं है। तो पढ़ाने वालों को भी एक लाइन खींचनी चाहिए कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हैं। मैं बिल्कुल सामान्य ज्ञान की तरह पढ़ाता हूँ। कई बार स्टूडेंट बोर हो जाते, सोचते हैं यार हम वहाँ पढ़ रहे थे, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे थे और ये तो खास खास पढ़ा रहे हैं। अब मैं उनको कहता हूँ भाई तुम पीछे के एग्जाम के पेपर देखो, तुम पीछे के एग्जाम के पेपर देखो, उनमें क्या है उसके अकॉर्डिंग चलो ना। अब डिटेल में जैसे मैं अब सारी चीज़ें आपको पढ़ाने लगूँ, फिर जय सिंह जी ने ये किया, फिर जय सिंह जी ने ये किया, उनके ऊपर 2 पेज आपको जय सिंह जी के बारे में पढ़ा दूँ, उसका कोई अंत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं लाइन खींचनी चाहिए। हिस्ट्री के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग हिस्ट्री सामान्य ज्ञान की तरह से पढ़ रहे हैं। बाय द वे कोई एक आध सवाल कभी आ भी जाए कि बहुत कोई गहराई से पूछ लिया, छोड़ दो उसको, उसके लिए अपना दिमाग, अपनी एनर्जी उसको नष्ट मत करो। और मैं सरलता से कठिनता की ओर की बात इसीलिए कर रहा हूं कि पहले सिंपल पढ़ लो, एक पेज पे लिख लो 1700 से लेकर 1800 तक की प्रमुख घटनाएं, और उनको समझ लो कि हुरड़ा सम्मेलन क्यों हुआ था, क्या कारण था, क्या परिणाम रहा इसका, एकदम उसको समझ लो, अपनी भाषा में समझ लो ताकि किसी और को समझा सकते हो। तब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो। कंपटीशन के लिए तैयार होने का मतलब है कि वहां पर लाखों लोग बैठेंगे कंपटीशन में। ये आप बीए वाली, संजीव पासबुक वाली वो जो दिमाग में मेंटलिटी उसको छोड़ दो, नोट्स रटना करना इनको छोड़ दो। आपको 15 लाख लोगों के अंदर आना है 1500 में, बहुत कम चांस है, कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपके 65% आ जाए तो बहुत है। यहां पर 65%, 66% में रात और दिन का अंतर है, मेरिट बनेगी यहां। तो 66% आ गए तो मोटरसाइकिल लेके नौकरी करने जाओगे, 65% आ गए तो घर की चौकी पे बैठे रहोगे और व्हाट्सएप देखोगे। इतना फर्क होता है। अगर किसी को वाकई में बनना, किसी ने सोच लिया तो फिर तैयारी ढंग से होनी चाहिए। खाली सोचने से, सपने लेने से कुछ नहीं होगा, और कहीं जाके बैठने से भी नहीं होगा कि मैं 4 साल जयपुर बैठा हूं या 4 साल में जोधपुर बैठा हूं, उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको तय करना पड़ेगा पक्का, और अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये 1700 से 1800 का समय है। राजनीतिक रूप से मैंने बताया, साथ साथ में मैंने साधु संतों की बातें भी कर दी, कला के मामले में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी। और ये भी ध्यान रखिए कि राजस्थानी भाषा जो है उसका विकास इस समय जोरदार हुआ है। राजस्थानी विकास भाषा के बारे में हम कहते हैं कि 1650 से 1750 उसका स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था। तो इस समय में खूब रचनाएं लिखी गई, क्योंकि मुगलों के यहाँ से ये लोग फ्री थे, थोड़ा एंजॉयमेंट के मूड में भी थे। इनको लग भी रहा था कि हमारे ऊपर दबाव कम है, तो ये साहित्य को थोड़ा सा इन्होंने प्रोत्साहन भी किया। साहित्य की बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं राजस्थानी भाषा की इस समय में लिखी गई थी। ठीक है, ये सारा समय जो है 1650 से 1750 का स्वर्ण काल रहा। चित्रकला में भी ऐसा ही हुआ, चित्रकला भी अपने स्वर्ण काल में पहुंची इसी दौर में। उसका भी यही कारण था कि मुगलों के यहाँ चित्रकारों को संरक्षण मिलना कम हो गया, तो वो कहाँ जाते, वो वहाँ से यहाँ लौट के आ गए। इन राजा महाराजा ने उनको पैसा दिया, यहाँ बनाओ, एक से एक चित्र बनाओ। तो राजस्थान की चित्रकला भी निखरी, राजस्थान की भाषा भी निखरी, जो अलग अलग चैप्टर से हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, कैसे निखरी, क्यों निखरी इस समय में। उसका एकमात्र कारण था कि मुगलों का प्रभाव कम है, इन राजाओं को लगता कि हम राजा हैं, थोड़ा थोड़ा सेंस होता अंदर से, तो ये क्या करते हैं, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं।
महल वगैरह बनाते हैं, साहित्य को प्रोत्साहित करते हैं, चित्रकला को प्रोत्साहित करते हैं, संगीत को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे प्रताप सिंह जी के बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने पूरा का पूरा संगीत का एक नया ग्रंथ रचा दिया, राधा गोविंद संगीत सार। तो ऐसा उन्होंने बनवाया, खूब उन्होंने ठीक ठाक चीज़ें हमारी संस्कृति की इस समय खड़ी की। ये 1700 से 1800 का समय राजस्थान के इतिहास का है। तो इतिहास तो वैसे भी आपकी रुचि का सब्जेक्ट है, मुझे लगा कि आज शुरू करते हैं। कभी कभी बीच में समय नहीं रहता तो नहीं ले पाता हूँ। अब ये कोई अपना वो प्रोफेशनल टाइप क्लासेस तो है नहीं कि डेली लेंगे, मेरे पास यही काम है, मैं यही काम करता रहूँगा रोज़ का, वो तो होता नहीं है। जब जब समय मिलेगा करेंगे। और जब आपका कंपटीशन कोई डिक्लेयर हो जाएगा, जैसे रीट का डिक्लेयर हो जाएगा, पटवारी का, आरएस का, या किसी का भी कांस्टेबल का डिक्लेयर हो जाएगा, तो हम उस पूरे को प्रोग्राम में बांट लेंगे। मैं अमूमन ये मानता हूँ कि ये 50 दिनों का काम है। 50 दिनों में लगभग सारी क्लासेस हो जाया करती हैं, तो उसमें बांट लेंगे और यहीं से काम हो जाएगा। आप अपना नोट करते रहना, जहाँ भी बैठे हो, चाहे किसी भी ज़िले में बैठे हो, इन चीज़ों को नोट कर लेना। बाकी लोग पढ़ा ही रहे, वो भी काम आएगा आपके, लेकिन ये साथ में मेरा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा आपको, जो मेरी समझ है उसके कारण से। आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं, और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए चैप्टर के साथ अपन मिलेंगे, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कल्चर, आर्ट, जो जो मूड बन जाता है तो उस मूड पे हम पढ़ाई करा लेते हैं।